हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 ये है ब्यूटेन। हम इसमें इसके कन्फर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसका कन्फर्मर्स इस CC बॉन्ड के अबाउट भी स्टडी किया जा सकता है, इस CC बॉन्ड के अबाउट भी स्टडी किया जा सकता है और इस CC बॉन्ड के अबाउट भी स्टडी किया जा सकता है। बट हम इसका कन्फर्मेशनल एनालिसिस, इसके कन्फर्मर का स्टडी करेंगे इस CC बॉन्ड के अबाउट। इसको ले लेते हैं फ्रंट कार्बन और इसको ले लेते हैं बैक कार्बन। 3D स्ट्रक्चर लिखें, इसको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसका जब न्यूमैन प्रोजेक्शन लिखेंगे तो ये होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन। फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को देखने के पहले इसके पहले का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि हम बहुत कुछ चीज़ें शॉर्ट में बताते हैं, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में हम पहले वाले वीडियो में बात कर चुके होते हैं। तो कैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं ये सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन हमने ये बना लिया, इसको फ्रंट कार्बन माना, इसको बैक कार्बन माना। इधर से अगर व्यू करोगे, यहाँ से अगर व्यू करोगे, इधर की ओर देखोगे तो इधर की ओर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। फिलहाल हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं ये हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए इसको हटा देते हैं और इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन डायरेक्ट हम बना दिए। कैसे बनाए ये इस वीडियो में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ये बन गया। ये अब जरा गौर करना, ये है इक्लिप्स्ड। क्या किए? बैक कार्बन को होल्ड किए और फ्रंट कार्बन को घुमा दिए। कितना डिग्री से? 60 डिग्री से। तो बन गया ये स्ट्रक्चर। जरा देखो यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें अगर बात करो तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? ध्यान देना, दोनों मिथाइल को रेफरेंस मान के हमने डाइहेड्रल एंगल का बात किया है। तो यहाँ 0, यहाँ 60 और यहाँ दोनों मिथाइल के बीच का जो एंगल होगा कितना होगा? 120 डिग्री डाइहेड्रल एंगल। और यहाँ दोनों मिथाइल के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, 180 डिग्री डाइहेड्रल एंगल। तो जरा गौर करो, ये इक्लिप्स्ड है, ये क्या है? स्टैगर्ड है। ये क्या है? इक्लिप्स्ड है। ये क्या है? स्टैगर्ड है। मतलब इसका 4 कन्फर्मर जो बन रहा है। अच्छा, इसके बाद भी बना के देखते हैं, इससे आगे भी बढ़ाते हैं। देखो, अगर इससे आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा? मिथाइल हाइड्रोजन और बैक कार्बन को होल्ड करके फ्रंट कार्बन जब घुमाओगे तो ये मिथाइल यहां पे आ जाएगा। मतलब कुछ इस तरह का चीज होगा, मिथाइल हाइड्रोजन। गौर करो जरा इस मॉलिक्यूल के बारे में, ये किसके जैसा है? अगर सबका नाम लिखें तो इसको लिख देते हैं, अगर A, इसको लिखेंगे B, इसको लिखेंगे C, इसको लिखेंगे D, और ये जो है E है, और ये E बेसिकली C के जैसा है। ध्यान देना, C के जैसा है। मतलब A B C D, और फिर से 60 डिग्री से जब रोटेट किए फ्रंट कार्बन को तो फिर से C बन गया। इसको फिर अगर 60 डिग्री रोटेट करोगे, इसको फिर अगर 60 डिग्री रोटेट करोगे, 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो देखो क्या बन जाएगा। इसको अगर फिर 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो देखो क्या बनेगा। बैक कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन ये बना। ये कौन बन गया? जरा मैच कराना, बी के जैसा है, ये बी बन गया। मतलब ए में डाइहेड्रल एंगल 0, 60 से रोटेट किए, डाइहेड्रल 60 से रोटेट किए, बी बना, 60 से रोटेट किए, सी बना,
60 से रोटेट किए डी बना, और डी को जब 60 से रोटेट किए फिर से सी बन गया, और सी को जब 60 से रोटेट किए फिर से बी बन गया। अब इसको 60 से रोटेट करोगे तो फिर से ए बन जाएगा। तुम गौर करोगे कि ए को जब 60 से रोटेट करोगे बी बनेगा, 60 से रोटेट करोगे सी बनेगा, 60 से रोटेट करोगे डी बनेगा, और डी के बाद फिर 60 से रोटेट करोगे तो सी बनेगा, 60 से रोटेट करोगे बी बनेगा, फिर ए बनेगा, फिर बी बनेगा, फिर सी बनेगा, फिर डी बनेगा, सी बनेगा, बी बनेगा, ए बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए के बाद बी बनेगा, बी के बाद सी बनेगा, सी के बाद डी बनेगा, डी के बाद सी बी ए, बी सी। इस तरह का पैटर्न फॉलो होगा। मतलब ए बी सी डी, देन डी सी बी ए, देन ए बी सी डी। क्या हो रहा है? ए बी सी डी, सी बी ए, बी सी डी, ए बी सी डी। ओ सॉरी, गलती, फिर से देखो क्या होगा। ए बी सी डी, उसके बाद सी बी ए, बी सी डी, सी बी ए, बी सी डी। इस तरह का पैटर्न आएगा। ठीक है, अब जरा गौर करो, जब ये दोनों रिपीटेड ही है, ये सी ही है और ये बी ही है, तो इस दोनों को हम क्या कर देंगे? मिटा देंगे। मतलब टोटल कितना कन्फर्मर बना? 1 2 3 4। क्या 4 ही कन्फर्मर बना? बिल्कुल नहीं, इनफाइनाइट कन्फर्मर होता है इसका। लेकिन उस इनफाइनाइट में ये 4 का प्रॉपर नाम है, बाकी को स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। सिंपल, ध्यान देना। मतलब अच्छा, ये इक्लिप्स था, ये स्टैगर था, ये इक्लिप्स था, ये स्टैगर था। ये क्या होगा? ऑफ कोर्स इक्लिप्स्ड। ये क्या होगा? ऑफ कोर्स स्टैगर्ड। अब चूंकि दो स्टैगर्ड हो रहा है, इसलिए दोनों का नाम कुछ तो अलग रखना पड़ेगा, इसलिए इसको एंटी बोला गया, और ये क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट था, और इसको गॉच बोला गया, GAUCHE। इस दोनों में एक को इक्लिप्स्ड और एक को फुल्ली इक्लिप्स्ड या टोटली इक्लिप्स्ड बोला गया। कई स्टैंडर्ड टेक्स्ट ये भी लिखता है, इसको लिखेगा इक्लिप्स्ड और इसको लिखेगा पार्शियल इक्लिप्स्ड, लेकिन कई स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो हम लिखे उसको भी फॉलो करता है। इसलिए हमको जो ज्यादा सही लग रहा है वही हम लिख रहे हैं। हालांकि दोनों ही सही है, इसको इक्लिप्स्ड और इसको टोटली इक्लिप्स्ड लिखो, या इसको इक्लिप्स्ड और इसको पार्शियल इक्लिप्स्ड लिखो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ये 4 कन्फर्मर में से किसका ज्यादा किसका कम, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा किसका कम, और उसके बाद एनर्जी डायग्राम देखेंगे। तो हम मिटाते हैं। देखो, अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाए, या एनर्जी प्रोफाइल के पहले पोटेंशियल एनर्जी का, और नहीं एनर्जी प्रोफाइल ही बनाते हैं। ध्यान देना, इस इधर लिख देते हैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो, और इधर लिख देते हैं डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल 60, 120, 180, 240,
300, 360, 60, 120, 180, 300, 360। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, डाईहेड्रल एंगल 0 है तो कौन बना है? ए बना है। तो और ए सबसे अच्छा, ए में स्ट्रेन कौन कौन है? ए इक्लिप्स्ड है और ये सी इक्लिप्स्ड है। तो ऑफ कोर्स चारों में सबसे कम स्टेबल इक्लिप्स्ड होगा, ए और सी कम स्टेबल होगा। ए और सी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा और कम स्टेबल कौन होगा? ए चूंकि टोटली इक्लिप्स्ड है, इसलिए जो स्टेबिलिटी का ट्रेंड होगा, स्टेबिलिटी का ट्रेंड सबसे कम ए होगा और इसके बाद सी होगा, क्योंकि ए सी इक्लिप्स्ड है, बाकी स्टैगर, तो स्टैगर से इक्लिप्स्ड तो कम स्टेबल होगा। तो ये दोनों कम स्टेबल होगा स्टैगर्ड वालों से, और ये दोनों में टोटली इक्लिप्स्ड है वो कम स्टेबल, और इक्लिप्स्ड है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल। इसके बाद स्टैगर्ड में एंटी और गॉच सॉरी, एंटी और गॉच, ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो एंटी में एंटी ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें ग्रुप दूर दूर है, तो एंटी ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब सी के बाद कौन हो जाएगा? गॉच, बी, और सबसे ज्यादा स्टेबल डी होगा, एंटी। अब हम रीजन बताते हैं कौन ज्यादा स्टेबल और कौन कम स्टेबल। तो इसका रीजन क्या है? अगर ए में बात करें तो ए में कौन कौन स्ट्रेन है? टॉर्सनल, टॉर्सनल स्ट्रेन है इक्लिप्सिंग के कारण, और दो दो मिथाइल ग्रुप है, बड़ा बड़ा ग्रुप है, इसलिए। और कौन स्ट्रेन है? स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन। अगर हम इस इक्लिप्स में बोले तो टॉर्सनल है, टॉर्सनल है, और स्टेरिक है, स्टेरिक है, बट यहां का स्टेरिक थोड़ा कम है, यहां पे स्टेरिक ज्यादा है, और यहां पे स्टेरिक क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि यहां स्टेरिक मिथाइल हाइड्रोजन के बीच में है और यहां स्टेरिक मिथाइल मिथाइल के बीच में है। ठीक है, अब इस दोनों में टॉर्सनल स्ट्रेन तो नहीं है, बट इसमें थोड़ा बहुत इस दोनों के कारण स्टेरिक है और इसमें स्टेरिक बहुत कम है। इसका मतलब, या बोलो कि स्टेरिक इसमें है ही नहीं, इसका मतलब हुआ इसमें क्या हुआ? थोड़ा बहुत स्टेरिक है, स्टेरिक है। अब तुम गौर करो, इसमें और इसमें टॉर्सनल और स्टेरिक दोनों, इसमें थोड़ा स्टेरिक और इसमें कुछ भी स्टेरिक नहीं, और ना ही इसमें टॉर्सनल, मतलब इसमें कोई स्ट्रेन नहीं है। इसमें स्टेरिक थोड़ा बहुत है, इसमें टॉर्सनल प्लस स्टेरिक है, और इसमें टॉर्सनल और स्टेरिक दोनों है। तो इस तरह से बताया जा सकता है कि सबसे कम स्टेबल ए, इसके बाद सी, देन बी, और सबसे ज्यादा स्टेबल डी होगा। मतलब टॉर्सन ये डाइहेड्रल एंगल 0 होगा तो इसका एनर्जी, अच्छा ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, डी का पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, देन बी, देन सी, देन ए, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर। अब जरा ध्यान देना, ए का पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी है, या पोटेंशियल एनर्जी लिखो, ए का पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। ए के बाद आते हैं डाइहेड्रल एंगल 60 पे, डाइहेड्रल एंगल 60 पे इसका पोटेंशियल एनर्जी ए के बाद किसका है? ए के बाद पोटेंशियल एनर्जी किस, अरे गलती लिख दिया, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी डी का, ये स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा डी का था, सॉरी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी डी का था। तो जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उसके पास एनर्जी सबसे कम होगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा ए का होगा, देन सी का, देन बी का, देन डी का। ए सबसे ऊपर, ए के बाद सी होगा, लेकिन डाइहेड्रल एंगल 0 के बाद 60 जब आ रहा है तो बन कौन रहा है? बी बन रहा है। तो बी जो है ए से कम स्टेबल है, सॉरी बी जो है ए से कम एनर्जी वाला है, तो बी को हम लिखेंगे यहां पे। अब बताओ सी, ए बी हो गया,
120 डाइहेड्रल एंगल पे जरा गौर करो। 120 डाइहेड्रल एंगल कहां गया? 120 डाइहेड्रल एंगल इक्लिप्स्ड। अब जरा यहां पे C बनेगा। C का स्टेबिलिटी B से ज्यादा है। C का स्टेबिलिटी कहां गया भाई? C इक्लिप्स्ड है। हाँ, C का स्टेबिलिटी B से कम है। C का स्टेबिलिटी B से कम है, या बोले C का एनर्जी B से ज्यादा है। B से ज्यादा C का एनर्जी। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। B यहां पे करते हैं और C को कर देते हैं यहां पे। C को यहां पे कर दिया। C का एनर्जी B से ज्यादा, C का एनर्जी B से ज्यादा बट A से कम, B से ज्यादा बट A से कम। अब C के बाद कौन आएगा? D आएगा। D का एनर्जी सबसे कम, यानी A, B, C और D का एनर्जी सबसे कम। D के बाद कौन आ रहा था? C बन रहा था। C के बाद कौन बन रहा था? B बन रहा था। B के बाद कौन बन रहा था? A बन रहा था। जरा मिलाओ तो इसको। ये आएगा एनर्जी प्रोफाइल, एनर्जी डायग्राम। ये वाला हाइट और ये वाला हाइट बराबर है, थोड़ा सा कम लग रहा है इधर, लेकिन ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब यही ग्राफ आगे भी रिपीट हो जाएगा। अब जरा तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम करें। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि बताओ डाइहेड्रल एंगल 61, डाइहेड्रल एंगल 61 एंड डाइहेड्रल एंगल 64, इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? डाइहेड्रल एंगल 61 वाला या 64 वाला? जरा गौर करना। 60 ये है डाइहेड्रल एंगल, 61 ये, 64 ये, 64 ये आएगा और 61 ये आएगा। एनर्जी किसका ज्यादा? 64 वाला। इसका मतलब है कि 61 वाला की एनर्जी कम, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल और डाइहेड्रल एंगल 64 वाला कम स्टेबल। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बताओ डाइहेड्रल एंगल 121 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल कि 125 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल? ध्यान देना, 121 डिग्री डाइहेड्रल एंगल कहां पे? 121 डिग्री डाइहेड्रल एंगल कहां पे आएगा? यहां पे 120 के बाद। और 125 डाइहेड्रल एंगल कहां आएगा? 121 यहां पे और 125 यहां पे। तो 125 डाइहेड्रल एंगल वाले का एनर्जी क्या होगा? कम होगा। इसका एनर्जी कम होगा और इसका एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब स्टेबिलिटी इसका ज्यादा। ध्यान देना, ऊपर वाले में कम डाइहेड्रल एंगल वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा आया था, नीचे वाले में ज्यादा डाइहेड्रल एंगल वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा आ रहा है। तो ये जो डाइहेड्रल एंगल है, रिस्पेक्ट में बात किया जाता है, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? यहां पे हम लोग डाइहेड्रल एंगल दोनों मिथाइल के रिस्पेक्ट में देख रहे थे। ठीक है, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरह से जब डाइहेड्रल एंगल लेंगे दोनों मिथाइल को रेफरेंस मान के, तो यहां पे 61 डिग्री डाइहेड्रल एंगल वाले कन्फर्मर और 64 डिग्री डाइहेड्रल एंगल वाले कन्फर्मर्स में 61 डिग्री डाइहेड्रल एंगल वाले कन्फर्मर्स ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि 121 डिग्री डाइहेड्रल एंगल और 125 डिग्री डाइहेड्रल एंगल वाले कन्फर्मर्स में 125 डिग्री डाइहेड्रल एंगल वाला कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होगा। थोड़ा सा जल्दी में हमने बताया है क्योंकि इसके पहले वाला लेक्चर में हमने इस पर डिटेल देखा था। तो ये है ओवरऑल कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। हमने बोला था एंगल स्ट्रेन के बारे में बात करने के लिए। तो स्ट्रेन 3 टाइप का होता है, एक होता है टॉर्सनल स्ट्रेन, एक होता है स्टेरिक स्ट्रेन, एक होता है एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन पीछे रह गया था, नहीं बता पाया था, तो अभी हम बता देते हैं एंगल स्ट्रेन के बारे में और उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। हाँ, एक होमवर्क भी हमने दिया है, ये है तुम्हारा होमवर्क। क्या करना है, इसको मान लेना है फ्रंट कार्बन और इसको मान लेना है बैक कार्बन, या उल्टा ही मान लो, किसी को कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। इसको फ्रंट कार्बन और इसको बैक कार्बन, और इसका जितना कन्फर्मर बन सकता है बनाओ। ऑफ कोर्स 60 डिग्री रोटेशन कर करके 60 डिग्री
रोटेशन कर करके जितना कन्फर्मर बन सकता है बनाओ, और उसमें स्टेबिलिटी का ट्रेंड बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। ये है तुम्हारे लिए होमवर्क। ठीक है, क्या करना है, इसमें हर बार 60 डिग्री रोटेशन करके जितना डिफरेंट कन्फर्मर आएगा, जिसे 60 डिग्री रोटेशन के बाद 4 ही डिफरेंट कन्फर्मर आया, 4 के बाद तो रिपीट होने लगा था। ऐसे होता है इसका कन्फर्मर इनफाइनाइट है, लेकिन 60 डिग्री रोटेशन कर करके बनाओगे तो 4 ही बनेगा। वैसे ही इसका कितना कन्फर्मर बनेगा और उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, और जो जो बना सब में स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा, ये है होमवर्क। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एंगल स्ट्रेन। इसको हटाते हैं। जो स्ट्रेन होता है 3 टाइप का होता है। एक होता है स्टेरिक होता है, ग्रुप के बल्कि होने के कारण स्टेरिक स्ट्रेन होता है, हम बता चुके हैं। टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, और एक होता है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन कब होता है, जरा ध्यान देना। इस मॉलिक्यूल में भर भर के एंगल स्ट्रेन है। कैसे, ध्यान देना। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और sp3 मतलब बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5, लेकिन यहां पे बॉन्ड एंगल है कितना, 60 का है। इसका मतलब 109.5 माइनस 60, 49.5 डिग्री का स्ट्रेन है यहां पे। कहने का मतलब ये जो एंगल है ये ऐसे है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, जिसको जबरदस्ती ऐसे किया गया है। तो बताओ इसमें स्ट्रेन काफी ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ही कोई इसे कोलाइड करेगा या टकराएगा तो टूट जाएगा, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। अगर हम ये साइक्लोप्रोपेन है, अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो इसमें देखो, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है हर कार्बन का। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग 109.5 डिग्री का एंगल होना चाहिए, बॉन्ड एंगल, लेकिन है कितना, 90। इसका मतलब 90 माइनस करो तो ये हो गया 19.5 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। इसी तरह से हम बात करें पेंटेन का, साइक्लोपेंटेन का, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, इसका भी एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री। जब ये एंगल निकालोगे मैथमेटिक्स के फॉर्मूला से तो मेरे समझ से 108 के आसपास आएगा। मतलब इसमें स्ट्रेन ऑलमोस्ट नहीं, या ये बोलो बहुत कम होगा। इसमें एंगल स्ट्रेन क्या होगा, इस दोनों के रिस्पेक्ट में कम होगा। मतलब हम एंगल स्ट्रेन की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा होगा, देन इसमें
साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज़्यादा होगा, देन साइक्लोब्यूटेन में होगा, और देन होगा साइक्लोपेंटेन। ये होगा एंगल स्ट्रेन का ऑर्डर। अब जरा सोचो, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेन, इसमें कम स्ट्रेन और इसमें सबसे कम स्ट्रेन, इस तीनों में। अब इस पे कुछ 2-3 हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर हम तुमसे बोलें हीट ऑफ कंबशन, इसको जलाओ, इसको जलाओ तो CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। प्रोपेन को भी जलाओगे तो CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा, है ना। किस रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा? दोनों कंबशन है, कंबशन में एनर्जी रिलीज होता है, जनरली कंबशन में एनर्जी रिलीज होता है। एक रिएक्शन है नाइट्रोजन, जो जलता है तो इंडोथर्मिक होता है, इसलिए उसको कंबशन बोलते भी नहीं है। तो कंबशन जब भी होता है एनर्जी रिलीज होता है। अब मेरे को इसको फटाफट कॉपी करो, हम मिटाएंगे तब मेरे को थोड़ा जगह मिलेगा तो बताना आसान होगा। इसको हम हटा रहे हैं। देखो, हम अगर CH4 का कंबशन कराएं, बनेगा CO2 और H2O। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो CO2 और H2O बनता है। इनफैक्ट किसी भी हाइड्रोकार्बन को ही नहीं, कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, जलाएंगे CO2 और H2O बनेगा। कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, इसको भी जलाएंगे CO2 और H2O ही बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन वाला कंपाउंड एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला कंपाउंड, कई सारा कंपाउंड है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अनहाइड्राइड। इसमें से कोई भी रहे, जलेगा तो CO2 और H2O ही बनेगा। एल्केन की बात करें तो CH3, ये एक एग्जाम्पल हुआ एल्केन का। एल्कीन की बात करें तो इथीन, और एल्काइन की बात करें तो इथाइन, इसका एक एग्जाम्पल ये हुआ। अल्कोहल की बात करें तो C2H5OH, पीने वाला अल्कोहल। एल्डिहाइड की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड, और भी एल्डिहाइड हो सकता है। कीटोन की बात करें सिंपलेस्ट कीटोन, एसीटोन। एसिड की बात करें एसिटिक एसिड, ये हम एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एसिड अनहाइड्राइड की बात करें तो एसिटिक अनहाइड्राइड, CH3 C+O CH3। तुम ये मत सोचो ये बना कैसे होगा एसिटिक अनहाइड्राइड, तुम बस ये सोचो कि एक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का है। इसमें से कोई भी कंपाउंड रहेगा, जलेगा तो CO2 और H2O ही बनेगा। तो CO2 और H2O बना। अब चूंकि कंबशन हो रहा है तो कंबशन में एनर्जी रिलीज होता है, तो यहां पे एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होगा तो यहां पे लिख देते हैं हम एनर्जी। इसी एनर्जी को बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, इसी को बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। अब बताओ, तुमसे पूछा जाए कि हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा, CH4 का, C2H6 का, C3H8 का। हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा? तो ऑफ कोर्स
जिसका मास ज्यादा होगा, जिसमें कार्बन ज्यादा होगा, वो ज्यादा जलेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ध्यान देना, हीट ऑफ कंबशन पर मोल मतलब इसका एक मोल जलेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा कि इसका एक मोल जलेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इसका एक मोल जलेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। इसके एक मोल में कम कंटेंट है, कम कार्बन है, इसके एक मोल में ज्यादा कार्बन है, इसके एक मोल में और ज्यादा कार्बन है, इसलिए हीट ऑफ कंबशन पर मोल इस तीनों में ज्यादा किसका होगा? हीट ऑफ कंबशन इसका ज्यादा होगा। लेकिन जरा ध्यान देना, एक कंपाउंड दे दे इस तरह का और एक कंपाउंड दे दे ये, और एक कंपाउंड दे दे ये, बताओ इस तीनों में हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा? हीट ऑफ कंबशन पर मोल ही बोले तो किसका ज्यादा होगा? ध्यान देना, इसका फॉर्मूला की बात करें, 1 2 3 4 5 कार्बन, C5H10 होगा, गिन लो कार्बन हाइड्रोजन। इसका भी C5H10 होगा और इसका भी C5H10 होगा। मतलब तीनों में कंटेंट, कार्बन कंटेंट बराबर है, तो किसको जलाएंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा? बड़ा सिंपल बात है, जलने के बाद तीनों सेम ही चीज बन रहा है। मतलब अगर इधर रिएक्टेंट है और यहां प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट तीनों में सेम ही बनेगा, तो एनर्जी किससे ज्यादा रिलीज होगा? जिसका रिएक्टेंट, यही एनर्जी रिलीज होगा। जिसका रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा, मतलब जिस रिएक्टेंट के पास ज्यादा एनर्जी होगा, वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। सिंपल। नहीं देखो, इस ग्राफ से नहीं आया समझ में, इसको फिर से समझो। देखो, तीनों से प्रोडक्ट सेम बनना है, तो एनर्जी कौन ज्यादा रिलीज करेगा? जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। सिंपल। तो इस तीनों में ज्यादा एनर्जी किसके पास? इसके पास ज्यादा एनर्जी, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, एंगल स्ट्रेन ज्यादा है तो एनर्जी, इसमें एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा। मतलब हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर ये हो जाएगा, है ना। अब जरा गौर करना, मतलब तुमको क्या देखना है हीट ऑफ कंबशन में? सबसे पहले कार्बन का नंबर देखना है। कार्बन का नंबर ज्यादा होगा तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। कार्बन का नंबर अगर बराबर है तो स्ट्रेन वाला फैक्टर देखो। पहले कार्बन का नंबर देखना है, देन स्ट्रेन फैक्टर देखना है। कार्बन का नंबर सेम आ जाए तब स्ट्रेन फैक्टर देखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसको फटाफट कॉपी करो।
एनर्जी पर यूनिट कार्बन एटम का ऑर्डर बताना है। ये सब को अगर जलाएंगे तो सब में बनेगा CO2 H2O CO2 H2O CO2 H2O और यहाँ पे एनर्जी E1 रिलीज होता है, यहाँ पे एनर्जी E2 रिलीज होता है और यहाँ पे एनर्जी E3 रिलीज होता है। ठीक है, तो ये E1 E2 और E3 को बोलेंगे हीट ऑफ कंबशन पर मोल। मतलब यहाँ पे अगर 1 मोल लेते हैं, इसका 1 मोल लेते हैं, 1 मोल लेते हैं और 1 मोल लेते हैं। ये 1 मोल नहीं भी लो, ऐसे ही लिखा रहे, अब बैलेंस किया रहे और यहाँ पे कुछ ना रहे तो समझना है 1 मोल। मतलब अगर रिएक्शन को बैलेंस कर दें हम तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 2 5 कार्बन, तो यहाँ पे 5 कार्बन हो गया और 5 कार्बन हो गया और इधर हाइड्रोजन कितना है 10 हाइड्रोजन है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा और यहाँ 10 ऑक्सीजन और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन 15 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे करना पड़ेगा 15/2, यहाँ भी करना पड़ेगा 15/2 और यहाँ भी करना पड़ेगा 15/2 और इधर 5 5 5 5। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ नहीं भी लिखा रहा है 1 मोल 1 मोल 1 मोल, तब भी इसका 1 मोल 7.5 मोल ऑक्सीजन के साथ जला, इसका 1 मोल 7.5 मोल ऑक्सीजन के साथ जला। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगा, चूंकि 1 मोल जल रहा है इसलिए यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगा वो हीट ऑफ कंबशन पर मोल होगा, जो कि E1 E2 E3 है। ठीक है, ऐसे भी किसी कंपाउंड का हीट ऑफ कंबशन बोला जाता है, कुछ ना बोला जाए हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, तो इसका मतलब होता है कि 1 मोल के लिए ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब E1 E2 E3 में कौन बड़ा, अभी हमने बताया था कि E1 बड़ा होगा, E2 बड़ा होगा और E3 सबसे छोटा होगा। ठीक है, लेकिन सवाल हमारा ये क्या चीज है, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, बट क्वेश्चन अब ये है कि तुम्हें बताना है हीट ऑफ कंबशन या एनर्जी पर यूनिट कार्बन एटम। एनर्जी पर यूनिट कार्बन एटम कहां ज्यादा रिलीज होगा, तो बताओ एनर्जी पर यूनिट कार्बन एटम क्या हो जाएगा, E1 बाई कितना कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, E1 बाई 5, E2 बाई 5 और E3 बाई 5। जब E1 बड़ा E2 से और E2 बड़ा E3 से, तो सबको 5 से डिवाइड करेंगे तब भी यही ट्रेंड रहेगा। ये जो डिवाइड कर क्या है ना, एनर्जी पर यूनिट कार्बन एटम है, एनर्जी पर यूनिट कार्बन एटम, एनर्जी पर यूनिट कार्बन एटम है ना। तो जिसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा आ रहा है, जहां पे एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है, उसी का एनर्जी पर यूनिट कार्बन एटम भी ज्यादा होगा। एनर्जी पर यूनिट कार्बन एटम, फटाफट कॉपी करो। तो ये था एंगलस्टेन एंड कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ
ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे हीट ऑफ कंबशन को डिफाइन करें तो कैसे करें? कोई भी कंपाउंड का 1 मोल सफिशिएंट ऑक्सीजन में जब जलेगा, मतलब 1 मोल कंपाउंड का कंप्लीट कंबशन हो जाए, उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वही होता है हीट ऑफ कंबशन। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो आएगा कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लो हेक्सेन। मतलब अभी तक हम ओपन चेन स्ट्रक्चर का कन्फर्मर के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड के कन्फर्मर के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।